बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में 3 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। डे एंड नाइट मैच है। 9, 11 और 13 जनवरी को ये तीनों मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग न्यूजीलैंड के मुकाबले में 5वें नंबर पर है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 टीम है और न्यूजीलैंड ने जो परफॉर्मेंस दी है, सबको याद होगा कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में किस तरीके से कीवी टीम ने परफॉर्म किया। वो तो उनकी बदकिस्मती थी कि एक अंपायर कुमार धर्मासेना के एक फैसले की वजह से वो जीत न सके, लेकिन उनकी टीम केन विलियमसन की कप्तानी में बड़ी मजबूत मुतवाजिन है। विलियमसन ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन वो वनडे और T20 की कप्तानी करते रहेंगे। और कीवी टीम में ग्लेन फिलिप्स जो है वो शामिल हो गए। एलन फिन जो बड़े जारहाना अंदाज से खेलते हैं वो शामिल हो गए। काफी मतलब कीवी टीम में, और टिम साउदी खुद भी वहां मौजूद है। उसके अलावा जो उनके स्पिनर है वो भी इस टीम में आ गए, मिचेल सेंटनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीवी टीम खासी मजबूत टीम होगी और पाकिस्तान को उसको हराना खासा मुश्किल होगा, जिस तरीके से टेस्ट सीरीज में टफ टाइम दिया है कीवी टीम ने पाकिस्तान को। अब देखते हैं कि इस सीरीज के लिए जिस तरह वूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद आफरीदी ने टीम का ऐलान किया है। नायब कप्तान भी नए आ गए हैं, शान मसूद, और उसके अलावा बहुत सारी तब्दीलियां भी हैं। तो अब देखते हैं, हारिस सोहेल की वापसी हुई। देखते हैं कि इस सीरीज में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। सबको इसका इंतजार है, क्योंकि वनडे में पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है। पाकिस्तान T20 की अच्छी टीम है, लेकिन वनडे में हमारे बैट्समैन 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाते। अब इम्तिहान होगा अपनी सरजमीन पर। वेस्ट इंडीज की टीम को तो हमने बआसानी हरा दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम एक मुख्तलिफ टीम साबित होगी। इस हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर उमूर के हवाले से बात करेंगे। नजम सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला है। बहुत तब्दीलियां हो रही हैं। फास्ट बॉलर्स को क्या हो गया है, और जो कोचेस लगे हैं उन्होंने क्या किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इब्तदाई तौर पर शामिल होंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ वीडियो लिंक पर, और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याहिया हुसैनी। तो इससे पहले कि हम आपको अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे अब्दुल रऊफ से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। ये मैच डे एंड नाइट है और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज बड़ी दिलचस्प रही और दोनों मैचेस बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद आखिरी दिन हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुए। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह मुतबादिल खिलाड़ी न्यूजीलैंड से आएंगे। न्यूजीलैंड की टीम में फिन एलन, स्पिनर मिचेल सेंटनर और दीगर खिलाड़ियों की मौजूदगी से बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि कीवी टीम वनडे रैंकिंग में बेहतरीन पोजीशन पर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपनी 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के हतमी 11 खिलाड़ी कौन से होते हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू हो रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के उस फैसले के खिलाफ, जब उसने गुज़िश्ता माह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए टेस्ट मैच में पिच को गैर मयारी करार देते हुए एक डीमेरिट पॉइंट दिया था, उसके खिलाफ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने अपील की है कि उस पर नजरसानी की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा के हवाले से इतलात हैं कि उन्होंने उस कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत उन्हें अब माहाना पेंशन दी जाएगी। उन्होंने माहाना पेंशन के लिए दरखास्त दी थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 60 बरस से जायद उम्र के साबिक क्रिकेटर्स को पेंशन देता है, तो रमीज राजा को 1,54,000 रुपए माहाना पेंशन दी जाएगी। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों ने नेशनल स्टेडियम कराची में नेट प्रैक्टिस भी की और फिर उसके बाद ट्रॉफी की तकरीब रुनमाई भी मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन शामिल थे। तवक्का की जा रही है कि टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज में भी दोनों टीमों के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा।
जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और जिस तरह हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया कि हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंची, फास्ट बॉलिंग के शोबे में क्या हो रहा है, अगर शाहीन आफरीदी अनफिट हो गए तो क्या पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स और नहीं है, कौन है इसका जिम्मेदार, साबिका लैपटॉप चीफ सेलेक्टर इसके जिम्मेदार है या कोई और है। शाहिद आफरीदी ने अब इंटरिम चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालते ही उन्होंने बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली और उन्होंने खुलकर बातें की, बहुत सारी बातें, और फिर उसके बाद जो तब्दीलियां अमल में आई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि 154 लोगों को जो कोचेस थे उनको फारिग किया गया है, जो मुख्तलिफ इदारों में जॉब्स भी करते थे, छुट्टियां लेकर पीसीबी को सोने की चिड़िया समझकर आ गए थे, उन सबको फारिग किया गया है। आया ये तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट के हक में किस हद तक बेहतर साबित हो सकती है? वो 154 लोग जब टेलीविजन पर आएंगे तो यकीनन वो अपना मुंह खोलेंगे क्योंकि तनख्वाह की वजह से उनके मुंह बंद थे। इन तमाम मसाइल पर बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए वीडियो लिंक पर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। अब्दुल रऊफ, सबसे पहले तो यही से शुरू करता हूं, जो 154 कोचेज नदीम खान ने दोस्ती यारी निभाई, अभी तक उनके हवाले से कोई खबर नहीं आई, लेकिन 10-11 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, अपने तमाम दोस्तों को अकोमोडेट कर दिया। आप क्या समझते हैं अब 154 जो कोचेज निकाले गए वो कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन अभी कोई बोल नहीं रहा अपनी बारी के इंतजार में कि शायद उन पर नजर इनायत हो जाए, आप क्या कहेंगे? देखिए यही इकबाल भाई सिस्टम का फॉल्ट है, क्योंकि जब तक सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो इस तरह के जो डिसीजंस है वो आते रहेंगे। और इससे जो आजकल कंडीशंस है इसमें किसी भी आदमी को नौकरी से फारिग करना या उसकी जो मईशत है उसको खराब करना मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ज्यादती की बात है, जबकि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी अपने पीक पे है, तो इसमें आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यही मैं चीज शुरू दिन से कह रहा हूँ कि जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा, आपका कल्चर स्ट्रांग नहीं होगा, तो फिर ये जो पर्सनैलिटीज है उनके अराउंड ही घूमता रहेगा, कभी किसी पर्सनैलिटी के गिर्द कभी किसी के गिर्द, और ये बार बार की जो उखाड़ पिछाड़ है ये आपके पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगी। ना सिर्फ इससे आपके प्लेयर्स इसमें मुतासर हो रहे हैं बुरी तरह, बल्कि जो आपका कोचिंग स्टाफ और दूसरा अमला वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि ना तो कोई अहलियत होती है, सिफारिश मेरिट पर जॉब्स वगैरह दी जाती हैं, और हाईली जो ओहदे हैं बड़े बड़े ओहदे वो भी सिफारिश पर और इस तरह चापलूसी पर दे दिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसका जो एंड रिजल्ट है वो इसी तरह बहुत बुरा गिरता, पास्ट में भी चलता रहा और अभी चल रहा। लेकिन आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन गया था? ठीक है नौकरियां दें, लेकिन दोस्ती यारी की बुनियाद पर नहीं, मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां दें। कोई नौकरियां देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड सोने की चिड़िया है। आप नहीं समझते कि ये जो तैनातियां थी ये सिर्फ इसलिए थी कि लोग शोर न मचाएं? जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स है तनख्वाह अगर उन्हें मिल रही तो वो खामोश ही रहेंगे ना, वो क्या बोलेंगे फिर? देखिए इसमें भी दो चीजें इकबाल भाई आ जाती हैं कि जरूरी नहीं है कि आप सबका टेस्ट क्रिकेटर्स को ही बड़े ओहदे दें और बड़ी जॉब्स दें, उनको इस जो स्पेसिफिक फील्ड है ये शोबा उसमें उनकी अहलियत महारत या उनकी एजुकेशन होनी चाहिए आपके सामने, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा मुझसे जानते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को कवर करते रहे हैं कि हमारी स्क्वाश कहाँ पर उसका एंड रिजल्ट क्या निकला है। उसके बाद जो हमारी आखी थी जब ओलंपियंस के हाथ में आई और आगे पीछे चली गई है बड़े प्लेयर्स के, तो फिर उसका एंड रिजल्ट बिल्कुल 0/0 निकला। इसी तरह आप क्रिकेट भी अगर आप इलिटरेट किस्म के जो जायल हैं उन साबका क्रिकेटर्स को दे देंगे कि इन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस वगैरह खेले हैं और बहुत ज्यादा पाकिस्तान को सर्व किया, तो उसका एंड रिजल्ट फिर आपके सामने निकलेगा कि आपने देखें कि एक जो लेजेंड है उसको आपने 4-4, 5-5 दफा उसको दोबारा ऑब्लाइज किया, मगर वो कोई भी डेवलपमेंट का काम या कोचिंग का काम करने में नाकाम रहे हैं। तो ये मेरा दिन से ये स्टांस है कि अगर आपने क्रिकेट के लिए वो आपका पास्ट है, आप करंट में क्या है, क्या आपका मुतलका शोबे में आपकी उस एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं? क्योंकि जो पूरी दुनिया आपके सामने जा रही है स्पोर्ट्स साइंसेज की तरफ, एजुकेशन की तरफ, वो जो एजुकेशनिस्ट है उनको वो हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो वो बिल्कुल दकियानूसी सोच है और वो जहालत की तरफ जा रहे हैं। कोई किसी के साथ अलाइड बैंक में खेला तो उसको ऑब्लाइज कर दिया, कोई अभी बैंक में खेला उसको ऑब्लाइज कर दिया, कोई PIA में खेला उसको ऑब्लाइज कर दिया, कोई पर्सनल आपका दोस्त था उसको साथ लगा दिया। तो इस तरीके से जब बंदरबांट की गई थी तो उसका फिर रिजल्ट ये निकलेगा कि जब कोई नया बंदा आएगा तो वो जो जितनी आपकी वो यारी दोस्ती पे सिलेक्शन हुई थी वो सबको निकाल देगा। मेरा ख्याल है
कि जो ऊपर वाला आपका है हाई एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, और कोई हम फाउंडेशन में था, उसके साथ जो लोग थे उसने उनको भी लगा दिया। अब शायद ये भूल गए, बहुत सारे लोगों को रोजगार तो फराहम किया गया, लेकिन क्या मेरिट की बुनियाद पर फराहम किया गया, ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब थोड़ी सी ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि नजम सेठी साहब आए, अभी कहते हैं 4 महीने का उनको वक्त मिला है कि वो एक कमेटी उन्होंने बनाई, पहले 14 रुकनी कमेटी थी, फिर 13 रह गई, सना मीर ने मना कर दिया, और सेठी साहब ने आते ही जो इकदाम किए, रमीज राजा ने उन पर स्टोक्स पे स्टोक्स खेलना शुरू कर दिए सेठी साहब के खिलाफ, और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई। आप क्या समझते हैं, अगर अब्दुल रऊफ हम देखें 1999 से खालिद महमूद के दौर के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ऐसे बदल रहे हैं जैसे म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है। 11 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। अगर आप देखें, खालिद महमूद गए, उनके बाद मुजीबुर रहमान आ गए, मुजीबुर रहमान गए, उनके बाद डॉक्टर जफर अल्ताफ मरहूम आ गए, उनके बाद आए तौकीर जिया के बाद शहरयार खान आ गए, शहरयार खान चले गए, डॉक्टर नसीम अशरफ आ गए, फिर डॉक्टर नसीम अशरफ के बाद एजाज भट्ट आ गए, एजाज भट्ट चले गए, चौधरी जका अशरफ आ गए, फिर शहरयार खान दोबारा आ गए, नजम सेठी आ गए, फिर जका अशरफ आ गए, फिर शहरयार खान आ गए, फिर उसके बाद एहसान मानी आए और रमीज राजा, और अब फिर नजम सेठी। तो आप नहीं समझते कि एक म्यूजिकल चेयर का खेल जो है वो जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? एग्जैक्टली इकबाल भाई, और ये म्यूजिकल चेयर का खेल ये चलता रहेगा जब तक आपकी इंस्टेबिलिटी, आपके जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनमें नहीं आएगी, वो रहेंगे, इंस्टेबल रहेंगे और उनमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि जो भी कोई आता है, अगर कोई मसलन के पीपल पार्टी वाला आता तो अपने ले आते हैं, नून लीग अपना ले आती है, पीटीआई ने अपना चेयरमैन लाया, अगर कोई आर्मी डिक्टेटर आया तो उसने अपना कोई दोस्त ऑब्लाइज कर दिया। तो जब तक ये मैटर्स चलते रहेंगे, पाकिस्तान का ये म्यूजिकल चेयर भी चलती रहेगी और पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो भी कभी स्ट्रांग नहीं होगा। इसका जो वाहिद हल यही है कि जो आपका इक़्तिदार है, आप अपना बेस स्ट्रांग करें, और जो आपका रीजनल जो अहदेदार हैं और जो ग्रास रूट पर आप जो इख्तियारात हैं उनको निचली सतह पर मुंतकिब किया जाए। रीजनल इलेक्शन हो, वहाँ पर जो इलेक्ट होकर आए वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स बने और वहाँ पर वो चेयरमैन का इंतखाब करे, तो ये एक दुरुस्त प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर फिर वो स्टेबिलिटी भी होगी, सिस्टम भी आपका स्ट्रांग होगा और चेक एंड बैलेंस भी होगा। तो अब ये जिस तरह आपने गर्दान इनकी गिनवाई है, तो ये वही है कि ये तो फिर इस तरह बार बार जो आपकी इंस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, उसके मुताबिक ये चलते रहेंगे, ना आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा और ना ऊपर स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब्दुल रऊफ आप हमारे साथ रहिएगा। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे मजीद बात करेंगे कि नजम सेठी साहब से लोगों को तवक्कुआत तो वाबस्ता है, पहले भी वो रह चुके हैं, लेकिन क्या नजम सेठी साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें काम करने देंगे या वही लोग उनके इर्द गिर्द हैं जो कई साबिका चेयरमैन के इर्द गिर्द रहे, और क्या रीजनल सिस्टम दोबारा से आ जाएगा, इस पर यकीनन बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। स्पोर्ट्स पेज में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो जिनका शुमार पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में होता है जो बड़े पढ़े लिखे हैं, डबल MA किया हुआ है अब्दुल रऊफ ने, क्रिकेट की उन्हें समझ है। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हमारे दोस्त सैयद याया हुसैनी ने। याया हुसैनी स्कोर का एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम जियो न्यूज से करते हैं और क्रिकेट के मामलात पर इनकी गहरी निगाह है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी वालेकुम अस्सलाम, मिर्जा इकबाल बेग साहब और अब्दुल रऊफ को भी मेरा सलाम वालेकुम। अच्छा याया, अभी थोड़ी देर पहले हम अब्दुल रऊफ से बात कर रहे थे, आपने भी एक ट्वीट किया नदीम खान और हारून रशीद की तस्वीर लगाकर। क्या सिफारिश का कल्चर खत्म करने में कामयाब होंगे नजम सेठी साहब? आपकी क्या राय? आपका बड़ा वसी तजुर्बा है याया। मैं अपनी राय पेश करूं मिर्जा इकबाल बेग साहब या जी राय दीजिए, राय आप अपनी राय दीजिए, फिर मैं जब सेठी साहब से टाकरा होगा तो मैं खुद भी उनसे पूछूंगा। आप भी होकर आए लाहौर, आप बताएं क्या आप समझते हैं ये सही है? इस तरह से अगर जो आदमी आता है अपनी टीम लेकर आता है ना, तो अगर वही पुराने आजमाए हुए चेहरों को आजमाया जाएगा तो याया से पाकिस्तान क्रिकेट का क्या फायदा होगा? इकबाल बेग साहब, मेरी भी यही राय है और मैं भी इस बात पर यकीन रखता हूँ, लेकिन जो इस वक्त हकाइक हैं वो ये है कि जब भी जिसको मौका मिलता है हेल्म ऑफ अफेयर देखने का, वो कोशिश करता है कि बेहतर अंदाज में डिलीवर करे, लेकिन उसके लिए उसको उस टीम का इंतखाब करना पड़ता है जिस पर उसको एतबार होता है, इन्हिसार होता है। तो जब पुराने चेहरे वापस आते हैं तो उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि जो आदमी आया है और जो मामला को देखना चाहता है वो
अपनी टीम के साथ एतमाद के साथ चीजों को लेकर जाना चाहता है। और मीडिया में और आजाद राय रखने वाले लोग ये सवाल उठाते हैं कि जिन लोगों को हम पुराने लोग कहते हैं, जिनको लोगों को हम आजमाए हुए लोग कहते हैं, उनको आप दोबारा क्यों लेकर आए हैं। तो अब ये फैसला तो वक्त करेगा कि कौन कितना कामयाब होगा और कितना नाकाम होगा। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, ये हमारे निज़ाम की खामी है और ये हमारे निज़ाम का फॉल्ट है, ये हमारे निज़ाम का मसला है। यहाँ पर हम पुराने लोगों पर इसलिए इन्हिसार करते हैं कि उनके ऊपर हमको ज्यादा एतबार और इन्हिसार होता है। लेकिन अगर वो लोग मसलहत का शिकार हो जाएं, अगर वो लोग मेरिट पर फैसले ना करें और उनके किए गए फैसले नाकाम हो जाएं, तो फिर जो उनको लेकर आने वाला है वो भी तनकीद की जद में आ जाता है। मैंने अभी जिन दो अफराद के नाम लिए, क्या वो डिलीवर कर पाए आपकी राय में? आपका तो बड़ा वसी तजुर्बा है। मैं बिल्कुल आपको दो टोक अंदाज में बयान करना चाहूंगा इकबाल बेग साहब। नदीम खान साहब के लिए क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे ऑलमोस्ट तकरीबन बंद हो चुके हैं और उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने जिस तरह सरे तस्लीम खम किया और शाह से ज्यादा शाह के वफादार का उन्होंने किरदार अदा किया और जिस तरह सरफराज अहमद के करियर के साथ खिलवाड़ हुआ, उसमें नदीम खान सरे फहरिस्त नजर आए। और अल्लाह ताला के पास देर है, अंधेर नहीं है और मकाफात अमल है। जहाँ तक हारून रशीद साहब की आप बात कर रहे हैं, हारून रशीद साहब के एक बार फिर क्रिकेट बोर्ड में अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका स्टार क्या है। 3 स्टार के बारे में पेश गोई की गई है, उसमें से एक मेरा स्टार भी है, बुर्ज स्कॉर्पियो, जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब ये साल 2023 उनके लिए अच्छा साल साबित होगा। तो इस साल 2023 तो हारून रशीद के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। 70 साल के माशाल्लाह सालगिरह मनाएंगे, केक हम भी लेके चलेंगे। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से आपने सरफराज का जिक्र किया कि उनको साइड लाइन लगाया गया, फिर मैं अब्दुल रऊफ से सवाल पूछूंगा। अब्दुल रऊफ मौजूद है। आप समझते हैं कि 2 टेस्ट मैच खेलने वाले नदीम खान, और उनके भाई ने भी बयान दे दिया था जब सेठी साहब आए तो मुबारकबाद का पैगाम दिया, शायद उनको बचाने की कोशिश हो, लेकिन एक टेस्ट 1993 में खेले नदीम, एक टेस्ट मैच 1999 में खेले और दोनों मरतबा उनके भाई विकेट कीपर थे और दोनों मरतबा वसीम अकरम कप्तान थे। तो आप समझते हैं 2 टेस्ट खेलने वाला 50 टेस्ट खेलने वाले को दीवार से लगा सकता है? उस वक्त तक तो 49 टेस्ट मैच खेले हुए थे सर। और इकबाल भाई साहब, हमसे ज्यादा आप तारीख के झरोकों को पढ़ चुके हैं और जो तारीख के और आप पर चीजें लिखी जा चुकी हैं, हमसे ज्यादा आप समझते हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ 2 टोक अल्फाज में ये बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि सरफराज अहमद के करियर के साथ ये खिलवाड़ हुआ। वो तो सरफराज अहमद को अल्लाह ताला जिंदगी दे, उनका करियर लिंगर ऑन करे, लेकिन उन लोगों में नदीम खान सरे फहरिस्त हैं जिन्होंने सरफराज अहमद के करियर के साथ खिलवाड़ किया। और सरफराज अहमद, वो एक शेर में बहुत पढ़ता हूँ कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नदीम खान की नीयत पर मैं शक कर रहा हूँ। जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई है, जिन लोगों को मैंने सरफराज अहमद के करियर पर बात करते हुए सुना है, उनके इशारे, उनकी जो गुफ्तगू का मतलब है वो नदीम खान साहब है। ठीक है अब्दुल रऊफ, आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि इस तरह से खिलाड़ियों के करियर को तबाह किया जाता जाए और पसंद नापसंद की बुनियाद पर पसे पर्दा रहकर किरदार अदा किया जाए, तो मकाफात अमल तो है अल्लाह ताला के यहाँ, फिर आदमी को उसका जवाब देना पड़ता है? जी बिल्कुल। और फिर ये आप लोगों पर तनकीद शुरू कर देंगे कि आप जब इनको आईना दिखाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि जी हम ये बहुत गलत काम कर रहे हैं और इन्होंने हमारे पर क्रिटिसाइज किया और ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। और क्योंकि आईना तो हर एक का सामने आना ही होता है, किसी का आज आ जाता है, किसी को कल दिखाना पड़ता है, वो तो दिखाएंगे ही। अब तो बात देखें कि सरफराज के साथ कितना बड़ा इन्होंने जुल्म किया है कि एक आदमी उसके 4 साल जिंदगी के जाया कर दिया और 31 ईयर्स एज में उसको कह दिया कि आप खेलने के काबिल ही नहीं है। और जबकि हमारे जैसे लोगों का डेब्यू 34 ईयर्स की एज में करवाया गया। तो मसलन के ये लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलता। आपको याद होगा सलीम इलाई के साथ क्या किया था। उसने पहले ही डेब्यू में सेंचुरी बनाई थी सलीम इलाई ने अपने करियर के पहले वनडे। जी बिल्कुल, मैंने इनसे ज्यादा एस्टैब्लिश बैट्समैन नहीं देखा था, मगर हमारे एक चेयरमैन थे शायद या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको उनकी शक्ल पसंद नहीं थी, उस वजह से उनको टीम से गायब कर दिया गया। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में चलती रहती है। मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक आप प्रोफेशनल लोग नहीं लेकर आएंगे, एजुकेटेड और न्यूट्रल लोग नहीं लेकर आएंगे, जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों का कंसेंसस हो कि ये बेईमानी नहीं करेंगे, ये किसी के साथ करप्शन नहीं करेंगे और ये न्यूट्रल और मेरिट पर फैसले करेंगे, तो तब आपका जाकर सिस्टम सही होगा।